सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी कैसे इंटरलिंक्ड हो जाती है हिस्ट्री जब हम मॉडर्न की बात करते हैं। तो उसमें देखा था हमने कि किस तरह से इनके, जैसे ईस्ट इंडिया जब ब्रिटेन ने रूल करना स्टार्ट किया था तो कैसे वो ट्रेडर से रूलर बने, और रूलर के बाद उनकी कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स आए कि उन्होंने एकदम ही ओवरटेक कर लिया, जिस वजह से एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा बढ़ गया। अंडरस्टूड। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जो हमने एक सीक्वेंस में कल क्रोनोलॉजी में डिस्कस किया था कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आए, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया टिल 1947। अंडरस्टूड। तो आज हम एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 का एग्जाम्पल पढ़िए। 1773 से पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें ब्रिटेन, कहा जाता है कि जो इंग्लिश मैन थे उनका 100% कंट्रोल हो गया था इंडिया के ऊपर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो यहाँ पे ये इन्होंने, ब्रिटेन ने पूरा कंप्लीट ओवरटेक कर लिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। अब रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब था कि सबसे पहले तो जैसे रॉयल चार्टर दिया था ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे थ्रू आई और हमने इसको एक परमिट दिया है जिसको चार्टर कहते हैं, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और एक गवर्नर जनरल उन्होंने बंगाल का बिठा दिया था यहाँ फोर्ट के ऊपर। अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके आगे जैसे हम जाएंगे कि डुअल गवर्नमेंट जो थी इसने खत्म कर दी थी, वो मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में अलग से समझाऊंगा हिस्ट्री जब चलेगी। फिलहाल आप ये क्रोनोलॉजी देखिए। तो जैसे ही ये बना देते हैं, इसके बाद पिट्स इंडिया आता है। जैसे ही 1773 के एक्ट आता है, उसके अगला एक्ट आना होता है 1793 में। तो इन बिटवीन 11 साल बाद पिट्स इंडिया, मतलब पिट्स एक आदमी होता है जो लंदन से इंडिया आता है इस एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए। कि जैसे इस एक्ट में लिख दिया कि ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, पर वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कितने लोग, कौन। फॉर एग्जाम्पल सेंटर में कोई गवर्नमेंट बन गई तो हम कह देते हैं कि एक आदमी गवर्न करेगा, पर वो कैसे करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है, पावर मिनिस्टर अलग है, डिफेंस अलग है, फाइनेंस उसका फॉरेन अलग है। इस वजह से उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन, आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन की है। तो ऐसे ही पिट्स इंडिया इंडिया उसमें आता है, पिट्स इंडिया में। तो एक एक्ट देता है 1784 का। इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है कि पहला स्टेप था पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी। ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल वो पिट्स ने आगे दिया था। कैसे दिया था, ये दो चीजें बनाता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दो चीजें ये आगे इंक्लूड करता है इस एक्ट के अंदर कि ये दो लोग रहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये 6 नंबर रहेंगे। अब इनका रोल क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो पॉलिटिकल, आपका पॉलिटिकल सिनेरियो देखा करेगा, पॉलिटिकली क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो भी डिसीजन लेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो सिर्फ पॉलिटी लाइन के ऊपर लेंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेंगे वो लेंगे आपके फाइनेंस के, फाइनेंस और कमर्शियल जितने भी हैं। तो इस वजह से इनको क्लासिफाई कर देता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। अंडरस्टूड। तो ये पिट्स आगे करता है। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी होती है, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इन तीनों के गवर्नर रहते हैं, और इन सबका गवर्नर जो होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो होता है, इनका चीफ रहता है। ये दोनों भी इसी को रिपोर्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल को, और ये रिपोर्ट करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहता है। अंडरस्टूड। ये पिट्स आगे डिक्लेयर करता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट जो इसके 20 साल बाद एक्ट आना होता है, उसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती है उसको 20 साल तक के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देते हैं, ये 20 साल और रन कर सकती है यहाँ पे। और जो काउंसिल होते हैं, इसके काउंसिल के 4 मेंबर ऐड कर देते हैं इसी एक्ट में। इसको और रिफाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को और रिफाइन करते हैं। एक काउंसिल बनाते हैं जिसमें 4 मेंबर ऐड कर देते हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, वो जैसे यहाँ पे दिखाया कि वो हेड होता है इन सबका। ये काउंसिल जो होता है ये इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, मतलब आप कह लो जैसे दिल्ली में एलजी एंड चीफ मिनिस्टर है वैसे। तो ये आपका एलजी है, ये आपका दिल्ली का एलजी है, और ये आपके सीएम साहब है। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या है कि कल को फॉर एग्जांपल इनमें कंट्राडिक्शन होती है, कोई क्लैश होता है किसी चीज को लेके, तो इनका डिसीजन फुल एंड फाइनल रहेगा, इनका ओवररूल हो जाएगा।
अंडरस्टूड। ये चार्टर एक्ट 1793 कहता है आगे कि काउंसिल प्रोवाइड करेंगे 4 मेंबर्स की और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा हेड। जो भी डिसीजन लेंगे दोनों मिलकर रहेंगे, जहां पे इनका एग्रीमेंट नहीं होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो लास्ट डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा। ओके। और ये कहते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाते हैं, जो पॉलिटिकल सेटअप के लिए रहता है, इनकी सैलरी भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। कैसे देगी वो खुद देखें। इनकी सैलरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंटर से निकलेगी। अंडरस्टूड। और इसमें क्या होता है कि ये ओनली कंपनी होती है जो इंडिया में ट्रेड करती है, जैसे कि यहाँ पे जिसको 20 साल के लिए प्रोवाइड किया है कि 20 साल की मोनोपोली इनको दी है फॉर ट्रेडिंग, जो चार्टर परमिट प्रोवाइड किया है। और ये सिर्फ एक लौती कंपनी होती है जो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। अब इसका कारण आता है कि सिर्फ यही क्यों, क्या और कोई कंपनी नहीं थी? तो इसका कारण ये है कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, जो गवर्नमेंट के अंदर जो सीनियर पोस्ट पे लोग थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर आप कह सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के, एसीएस रैंक के, अगर हम इंडिया की बात करें, वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के मोर देन 50% के शेयर होल्डर्स थे। 50 अगर इधर है तो यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनका शेयर 50% से ज्यादा था। अंडरस्टूड। इस वजह से इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्यादा बेनिफिट दिखता था कि इसको जितना प्रमोट कर सकें करें। इस वजह से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अथॉरिटी मिली थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। यहां तक क्लियर आया। हमने 2 एक्ट की बात की है, 1773 और 1793 की। और ये क्या है? ये चार्टर एक्ट है। चार्टर होता है परमिट किसी को देना, जैसे आपको परमिट दिया ऑल इंडिया टूर एंड ट्रैवल परमिट, तो ऐसे ये परमिट होता है, ये चार्टर एक्ट। ओके। तो ये 1793 खत्म हुआ। अब इसके 20 साल बाद दोबारा एक्ट आता है एक, जैसे 1773 के बाद 93, देन 20 साल बाद 1813। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक एक्ट 1813। अब इसके आने पे बहुत चेंज आता है। क्या चेंज आता है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब कि जैसे फर्स्ट तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जैसी और कई कंपनियां आ जाती हैं नई टेक्निक्स के साथ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी चीज का रेवोल्यूशन उठा सकते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जितने उसमें हुआ है इंडिया में, कि जब मास प्रोडक्शन हो जाती है, कोई चीज आपकी पहले स्कार्सिटी में थी, स्कार्सिटी में होने के बाद वो अबंडेंस में हो जाती है जब। अंडरस्टूड। तो इसको कहते हैं एक रेवोल्यूशन आया जिससे एकदम सिनेरियो चेंज हो गया स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ। तो ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कई कंपनियां आ गई जिनके पास अच्छी टेक्निक्स आ गई, मशीन्स आ गई। ओके। तो इन्होंने क्या डिमांड की कि हमें भी इंडिया में जाके ट्रेड करना है, हमें भी परमिट दो, हमें भी अलाउ करो इंडिया में जाने के लिए। पर दिक्कत क्या थी कि जो मैक्सिमम गवर्नमेंट के पर्सन थे वो इनको रोक रहे थे किसी तरह लॉजिकली, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहे थे तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बाकी कंपनीज भी स्ट्रांग होगी। तो ऐसे एक बेंथमिस्ट रिफॉर्म होती है जो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए किसी एक को बेनिफिट देने के लिए। जो बेंथम फॉलोवर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेस करना शुरू कर देती हैं, आप औरों को अलाउ कीजिए। तो इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो उनको अनलिमिटेड पावर दी होती है वो विड्रॉ करके उनको लिमिटेड पावर दी जाती है कि आप सिर्फ टी का ट्रेड करें, चाइना के साथ ट्रेड करें। अंडरस्टूड। इसके साथ ही क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं उनको इंडिया में भेजा जाता है कि टू एक्सपैंड क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं इंडियन को एजुकेट करने के लिए, वो भी इंग्लिश की लैंग्वेज में ही। तो ये चार्टर एक्ट 1813 बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है जिसमें काफी अच्छी चीजें होती हैं। पर अच्छी चीजों का मतलब यही है कि बस जैसे चार्टर का मतलब जितने आपके चार्टर एक्ट आएंगे आपने ये समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट ही करते हैं और इनका कोई रोल नहीं है। इनको एक्सप्लॉइटेशन के लिए नए नए तरीके मिल रहे हैं। अंडरस्टूड। तो इसमें हुआ अच्छा था पर फॉर मतलब ब्रिटिशर्स के लिए ही। उनको जहां पे पहले 500 लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहां 1500 आएंगे। और अंडरस्टूड। तो इसके ऐसे ही चलते चलते 20 साल बाद दोबारा 1833 में एक और एक्ट आता है। ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी गई खत्म, बिल्कुल खत्म। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है उसको हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं कि बंगाल का नहीं तू इंडिया का ही गवर्नर जनरल रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इनको लॉ बनाने की अथॉरिटी मिल जाती है जब सेंट्रलाइज आपने कर दी पावर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिठा दिया एक।
लॉ कमीशन अपॉइंट होता है लॉ बनाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम लॉ को कोडिफाई किया जाता है। पहले हिंदू मुस्लिम लॉ की तरफ इतना सोचा ही नहीं जा रहा था, तो उनको एक कोडिफाई कर देते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अंडरस्टूड। तो ये 1833 में रहता है। उसके बाद 1853 का जो एक्ट आता है, इसमें क्या रहता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रहता है, इनकी जो यहाँ पे 60 की या 63 की वैल्यू रहती है, वो घटा के 18 कर देते हैं। ओके। सिविल सर्विसेज जो होती है उसके लिए ओपन कंपटीशन हो जाता है, अदरवाइज इससे पहले नॉमिनेशन ही होती थी। तो ये ओपन कंपटीशन का एक सिस्टम बना देते हैं, जो आज की डेट में भी चल रहा है यूपीएससी का, कि कोई भी एग्जाम दे सकता है, और इंडियंस को अलाउ किया जाता है कि वो भी पेपर दे सकते हैं। अंडरस्टूड। और एक मैकोलेज कमेटी करके अपॉइंट की जाती है चार्टर एक्ट 1853 में। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप सबको पता है कि 1853 के बाद 1857 में रिवोल्ट होता है बहुत बड़ा। अंडरस्टूड। तो 1853 के कुछ टाइम बाद ही रिवोल्ट हो जाता है 1857 का। अब ये रिवोल्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज है जिसकी टॉलरेट करने की कुछ वैल्यू है, वो यहां बढ़ बढ़ के 1857 में ये पोटेंशियल बम बन जाता है, जो एकदम ही ब्लास्ट होता है एक रिवोल्ट की फॉर्म में। अंडरस्टूड। तो जैसे ही रिवोल्ट होता है, ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम लगता है इसको सप्रेस करने में। किसी तरह से जब ये सप्रेस कर लेते हैं, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है इमीडिएटली आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या लॉजिक रहता है 1858 का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, जैसे नाम पता है यहां पे चार्टर एक्ट आ रहे थे, एकदम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये ब्रिटिशर जो होते हैं ये समझ जाते हैं कि काफी एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहीं पे ही एबॉलिश कर दिया जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। अब ये जो आपके दो चीजें थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको भी खत्म कर दिया जाता है यहाँ पे। अंडरस्टूड। पावर जो होती है डायरेक्ट क्राउन के पास चली जाती है। सोवरन जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, क्राउन के अंडर जो जितने भी पार्लियामेंट रहते हैं, फाइनल अथॉरिटी जो क्राउन को मानते हैं, ऐसे इंडिया भी उनमें से एक हो जाता है। गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया जो यहाँ पे लगाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म हो जाती है, बना देते हैं वाइसरॉय। ओके। और लॉर्ड कैनिंग होता है जो फर्स्ट वाइसरॉय होता है, इवन फर्स्ट ये लास्ट और ये फर्स्ट, ये लॉर्ड कैनिंग ही होता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके बीच में। ओके। तो क्या रह जाता है, ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट रह जाती है एक। और एक एडवाइजरी बॉडी बनाते हैं 15 मेंबर्स की, जो हेल्प करती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रन करने में, उसको डिसीजन लेने में। 15 मेंबर्स की कमेटी बनती है जो इंडिया में रहती है। अंडरस्टूड। तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है। इसके विद रिस्पेक्ट टू आगे जितनी भी चीजें होती हैं वो सब बहुत ही अच्छी होनी शुरू हो जाती है, मतलब एज कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। और वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वाइसरॉय आता है, वो कौन होता है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है क्राउन का, मींस अपॉइंटेड होता है। ओके। अपॉइंटेड जैसे आज के डेट में हम गवर्नर को कह देते हैं, जो भी अपॉइंटेड पोस्ट रहती है वो ये वाइसरॉय रहता है। वैसे यहाँ पे जज की जैसे पोस्ट होती है वो रहते हैं ये, तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है क्राउन का। अंडरस्टूड। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का। एक जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो इंडिया की आपकी उसको देखता है, अफेयर्स को, इंडियन अफेयर्स को। तो इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। अंडरस्टूड। अगर हम इनमें सीनियोरिटी देखें तो ये सीनियर होते हैं, वाइसरॉय इन्हीं के साथ मिलके ये डिसाइड करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये चीजें जब आ जाती हैं तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है चीज। ओके। तो ये 1858 तक का जो एक्ट है, ये मैंने यहां तक आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चार्टर एक्ट खत्म होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
ये आ जाते हैं आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 भी अगर हम सोचे ना होता तो आज भी बुरा ही हाल होता डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जिसका इनिशिएट रहा है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें सेटअप में सुधार करने के लिए। अंडरस्टूड। तो ये हमारा रहता है सारा ही 1773 से 1858 तक का। अब इसमें कई सब्सिडरी अलायंस हुए हैं, ये आप एक बार बुक से भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये खत्म होगा 1858 के बाद, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट टिल 1947 करेंगे, फिर मैं आपको जितनी टर्मिनोलॉजी है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, इन सब का मैं आपको बताऊंगा कि वो किस किस टाइम लाइन में आई है, किस किस वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बीच में। अंडरस्टूड। तो ये लेक्चर हम यहीं पे ही खत्म करेंगे अपना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 से 1853 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।